नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी पाठशाला में। और प्यारे बच्चों, आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए भारत की खोज पुस्तक लेकर के उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के हम अनेक अध्यायों का अध्ययन करते हुए, भारतीय इतिहास का सफ़र करते हुए आप लोगों ने मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब के बारे में आपने पढ़ा। क्योंकि इतिहास के इन जो भी महापुरुष है, जो भी घटनाएं हैं, जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, इन सब तथ्यों की तलाश किए बिना हमें भारत की खोज का जो यात्रा है ये पूरा नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं पहले भी अपने वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब जब भारत में जो केंद्रीय सत्ता है जब जब कमज़ोर होती है तब तब एक विदेशी आक्रमण का दौर शुरू होता है। और परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, आप जानते हैं, सत्ता सदैव एक समान जैसी नहीं रहती है। तो एक बड़ा साम्राज्य था गुप्त शासन काल में, मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्तों के शासन काल में। गुप्त काल को तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी उपलब्धियों को अर्जित करने का, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। तो ये सब चीज़ें आप पढ़े थे। एक दौर था, उसके बाद फिर हुणों का आक्रमण हुआ। आपसे बता रहे हैं कि जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी भारत की, तब तब आक्रमणों का दौर चालू होता था। अब हम लोग देखिए नई समस्याएं जो पाठ है, उस पाठ में जिन जिन तथ्यों को हम लोग रखेंगे, प्यारे बच्चों आप लोग भी पूरी जो घटनाक्रम है वो पूरी घटनाक्रम हमेशा व्यक्तित्वों के इर्द गिर्द घूमेगी। आप हर्षवर्धन को जरूर याद करेंगे। हर्षवर्धन के बारे में जो मुख्य बातें हमेशा देखिए, भारत की खोज में जो भी तथ्य आपको देखने को मिलेंगे, उन तथ्यों में इन महापुरुषों को आप जरूर याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, ये हर्षवर्धन का कार्यकाल है, ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। क्योंकि इसके बाद से जो था युगों का जो दौर है वो शुरू हुआ। और ये देखिए, उत्तर भारत के ये जो पूरा हिस्सा ये देख रहे हैं, ये हिस्से पर हर्षवर्धन ने अपना बहुत बड़े खंड पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर भी दक्षिण भारत का जो एरिया था वो हर्षवर्धन से अछूता रहा। और हर्षवर्धन ने 590 से 647 तक, लगभग 60 वर्षों से थोड़ा 2-3 साल कम, इतने वर्षों तक शासन किया। उत्तर भारत का जो ये क्षेत्र है, आपको मैंने बताया, इसी क्षेत्र पर हर्षवर्धन का शासन रहा। बाणभट्ट थे, इनके दरबारी कवि हर्षवर्धन के साथ थे। और चीनी यात्री युआन चांग ने इन्हीं के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, जिसने अपने वर्णन में बहुत सारी हर्षवर्धन से संबंधित बातें लिखी हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब बदलाव का दौर था। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है परिवर्तनों का दौर शुरू हो गया। अच्छा, जो 6ठी शताब्दी का ये समय था, और आपको पता है कि 6ठी शताब्दी में अरब में एक नया धर्म इजाद हुआ, जिसे आप इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। और ये इस्लाम धर्म जो है, इसका उदय अरब में हुआ। और 6ठी शताब्दी में, और जानते हैं, धर्म जब किसी भी नए धर्म का उदय होता है तो वह धर्म यह चाहता है कि हमारे अनुयायी दुनिया के अधिक से अधिक जगहों पर हों और अधिक से अधिक लोग हमारे तरफ आएं। और इस तरह से जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, उन्हें नए जमीन की तलाश थी। और इस तरह से वो भारत की तरफ रुख किए। 6ठी शताब्दी में जो दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन है वो इस्लाम धर्म का उदय है। इसे जरूर आप ध्यान रखेंगे। और इस्लाम धर्म ने अपनी जगह तलाशने के लिए भारत को तलाशा, लेकिन इस जगह को तलाशने में उसे 400 साल लग गए। आप देखेंगे, तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए, क्योंकि
तुर्क और अफगान अगर ये भारत नहीं आते तो इस्लाम नहीं आता। तो ये शासन के रूप में, एक शासक के रूप में ये भारत आए और अपनी पूरी शक्ति और साथ साथ धर्म का झंडा भी लेकर के भारत में आए। तो प्यारे बच्चों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन हर्ष के बाद 300 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। आप ध्यान रखिएगा, लगभग 300 वर्षों तक भारत जो है विदेशी आक्रमणों से अछूता रहा। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। हर्ष जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे। 6ठी शताब्दी में, ये सब इतिहास का हिस्सा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 6ठी शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ और तुर्क और अफगान ये इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में लेकर के भारत में प्रवेश करते हैं और इनका आक्रमणकारियों के रूप में इनका प्रवेश होता है। आप आगे देखेंगे कौन कौन कैसे कैसे आया। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, इतिहास के तथ्य, इन तथ्यों को आपको जरूर बैठा के रखना है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंत के बाद भारत में कोई भी बड़ी शक्ति का उदय नहीं हुआ 300 वर्षों तक भारत, और न ही कोई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। लेकिन छोटे मोटे रजवाड़े जो थे अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए अलग अलग क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, ये जो परिवर्तन है, जो नई समस्याएं हैं, इन नई समस्याओं में ये सब चीजें हम लोग को देखनी है। अब आप देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है महमूद गजनवी का आक्रमण। आप देखिए, ये अफगान का सुल्तान था महमूद गजनवी। ये देखिए 300 वर्षों के बाद, यानी हर्ष के लगभग 1000 ईस्वी के आसपास इसका, ये 1830 नहीं 1030 होगा यहाँ। ओके, तो महमूद गजनवी अफगान का सुल्तान था। ये देखिए, अब मान लीजिए कि आप आक्रमणकारियों के विषय में भी ये जब भी हम भारत का खोज पढ़ेंगे तो ये जो मुख्य तथ्य है, इन मुख्य तथ्यों को आप जरूर नोट करके रखिएगा, क्योंकि इसी पर आपके प्रश्न भारत की खोज से बनेंगे। तो और उसने कई बार आक्रमण किया। देखिए, एक एक तथ्य मैंने लिख दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप पढ़ते समय कॉपी किताब ले लें, क्योंकि किताब में बातें बहुत विस्तार से दी गई है। हम बहुत छोटे रूप में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो एक उधर हर्षवर्धन को देख लेंगे, हर्षवर्धन में जो भी उनके उपलब्धियां हैं उसको देख लीजिएगा। अब एक हेडिंग डाल लीजिएगा आप, महमूद गजनवी ये अफगान का सुल्तान था, कई बार भारत पर आक्रमण किया और हर आक्रमण में वो बहुत ही निर्ममता के साथ भारत में, क्योंकि ये आक्रमणकारी थे, इनकी सिंपैथी भारत के लोगों के साथ नहीं थी। ये एक तरह के लुटेरे थे। अधिक से अधिक धन संचय करना इनके जीवन का मकसद था। ये आते थे और बहुत दक्षिण भारत तक नहीं पहुंच पाते थे। दक्षिण भारत हमेशा महफूज क्षेत्र है। आपको बताया हूं मैं, आक्रमण का दौर जब से शुरू हुआ है वो हमेशा दिल्ली और ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र प्रभावित होता रहा, क्योंकि हमारा यही क्षेत्र स्थल से जुड़ा हुआ है। तो महमूद गजनवी भी आया, लेकिन वो शासन करने की दृष्टि से नहीं आते थे। बहुत ही निर्मम और खून खराबा करने वाला शासक था। आते थे, खून खराबा करते थे, लोगों की खूनें बहाते थे, आतंक पैदा करते थे, आतंक पैदा करके धन लूटते थे और चले जाते थे। वह कई बार भारत से खजाना लूट कर ले गया और जाके अफगानिस्तान चला जाता था। गजनी का शासन था। गजनवी पंजाब और सिंध को भी अफगानिस्तान में इसने मिलाया, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और आक्रमण के बाद वो बेशुमार धन लूटता था और लूटकर गजनी लौट जाता था। और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला यही था, आप जानते हैं। तो ये सब जो है गजनी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं महमूद गजनवी के बारे में, इन सब बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गजनवी के बारे में अगर पूछा जाता है सवाल तो यही रहेगा। इसके बाद देखिए, गजनी के मृत्यु के बाद देखिए मोहम्मद गौरी, आप देखिए ये है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक दूसरा आक्रमणकारी। अब ये सब जो इस्लाम के प्रभाव के वजह से ये सारी जो चीजें थी भारत में शुरू हो गई, यहीं से आक्रमण का दौर शुरू हुआ। आप सोच लीजिए, हर्षवर्धन के बाद 300 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं हुआ और इसके बाद शुरू हुआ तो आक्रमण ही हुआ और हमारी आंतरिक सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली और बिखरे हुए थे हम। कोई शक्तिशाली नेतृत्व नहीं था।
और हमेशा इसी हमारी आंतरिक कमजोरियों का फायदा ये विदेशी आक्रमणकारी उठाते थे। तो आप देखिए, मोहम्मद गौरी जो था वो गजनी का शासक था, और आप देखिए 160 वर्षों के बाद इसने भारत पर आक्रमण किया। गजनी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने, शहाबुद्दीन गौरी जिसे आप कहते हैं, इसे मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी भारत पर कई बार आक्रमण किया। और इसने पहले आक्रमण में तो पृथ्वीराज चौहान उससे पराजित हो गया। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली के सुल्तान थे और दिल्ली के सिंहासन पर थे, लेकिन ये जो थे इनको पराजित किया। शहाबुद्दीन ने सर्वप्रथम गजनी पर आक्रमण कर गजनी साम्राज्य का अंत कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और ये भी अफगानिस्तान, मोहम्मद गौरी जैसे भी, मोहम्मद गजनवी जैसा ये भी अफगान लौट गया, विजय पाने का प्रयास किया। लेकिन ये अपने सारे प्रयासों के साथ साथ 1192 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने में कामयाब रहा और इस तरह से यहाँ अपनी सत्ता इसने स्थापित कर ली। लेकिन चूंकि ये कोई भी जो शासक थे ये कभी भी भारत का अस्थायी हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि ये इनका मकसद हमेशा लूटपाट करना, अधिक से अधिक धन संचय करना था। इसी क्रम में तीसरा, आप इन तीनों को, महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और ये तीसरा जो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं, तीसरा जो है ये देखिए, ये तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। तैमूर जो था ये तुर्क मंगोल था और दिल्ली सल्तनत को इसने ध्वस्त कर दिया और दिल्ली को मुर्दों का शहर बना दिया। जिस रास्ते से हो गया उन सभी रास्तों को वीरान कर दिया, उजाड़ दिया, बस्तियां उजाड़ दी, खून खराबा, आतंक, लोगों की खोपड़ियों से मीनारों की तरह से रास्ते सजाते हुए चल रहा था। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली को मौत की नींद से उठने में बहुत सारा वक्त लगा। तो प्यारे बच्चों, ये सब, इसका नाम है नई समस्या है, लेकिन इसे कहते हैं हम आक्रमणों का दौर। ये भारत के 3 बड़े आक्रमणकारियों के बारे में मैंने आज आपको बताया। एक तैमूर के बारे में, शहाबुद्दीन गौरी के बारे में, और ये मोहम्मद के हर्ष के बाद जो है इस्लाम के उदय का ये असर है कि इस्लाम लगभग 406वीं शताब्दी में हुआ और 1000 ईस्वी के आसपास पहला आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। उसके बाद उसके 160 वर्षों बाद शहाबुद्दीन गौरी का, और ये 3 बड़े आक्रमण है इस्लाम का भारत पर। लेकिन इनमें से किसी ने भी सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अब आइए इस इस्लाम के आक्रमण का असर क्या हुआ। चूंकि अब भारत में इस्लाम धर्म भी आ गए और इस्लाम एक शासक के रूप में भी स्थापित हो। अब जो है एक मिलीजुली संस्कृति और समन्वय का विकास हुआ। एक नया धर्म आया। पहले तो ये धर्म इस तरह से भारत में प्रवेश किया कि हम ये लोग इस धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन इन लोगों ने एक सामंजस्य, जैसे जो गियासुद्दीन तुगलक थे उसकी माँ हिंदू थी, यानी अर्थात जो भी ये इस्लाम आक्रमणकारी भारत में आए या जिन्होंने भी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया दिल्ली सल्तनत पर, उन लोगों ने यहाँ के हिंदू रीति रिवाज परंपराओं में मान्यता रखी, शादी संबंध स्थापित। तो एक तरह से जो एक विद्वेष का जो वातावरण बना हुआ था उसमें एक समन्वय का दृष्टिकोण पैदा हुआ। फिरोज खान की जो माँ थी वो भी हिंदू थी और इस तरह से हिंदू माँ का पुत्र था। इसके अलावा मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के साथ शादी संबंध भी स्थापित करना शुरू कर दिया। तो ये मिलीजुली जो संस्कृति है उसमें देखिए, गुलमर्ग के एक मुस्लिम शासक थे, उन्होंने विजयनगर जो हिंदुओं का राज्य था उसकी राजकुमारी से हिंदू रीति रिवाज से अपना विवाह संपन्न कराया। पर्दा प्रथा का प्रारंभ इसी शासनकाल में हुआ और हिंदुओं के संभ्रांत परिवार में महिलाओं को पर्दे में रखे जाने की परंपरा की शुरुआत तो हुई। तो ये हिंदू मुस्लिम जब सत्ता के रूप में स्थापित हुए इस्लाम के लोग, तो एक संबंधों को स्थापित करके एक नए तरह की समन्वय, ये है मिलीजुली संस्कृति। आपको पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं
कि गयासुद्दीन तुगलक की माँ हिंदू थी, फिरोज शाह की जो हिंदू माँ का पुत्र था फिरोज शाह भी, गुलमर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर के हिंदू राजकुमारी से अपना विवाह संपन्न किया। इस तरह से हिंदू मुस्लिमों के बीच एक पारस्परिक जो है वैवाहिक संबंधों की शुरुआत से मिली जुली संस्कृति की शुभारंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये सभी जो चीजें हैं, ये जो सभी मोड़ है, ये भारतीय इतिहास का, ये सब हमें भारत की जड़ों को तलाशने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये तो आपको देखा शासकों के तरफ से जो मिली जुली संस्कृति का प्रयास किया गया। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके बाद हम आपसे कुछ महापुरुषों की बात करेंगे जिन्होंने समाज में समरसता का निर्माण किया अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए। थैंक यू, धन्यवाद।